तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट हिस्ट्री का, और यह वीडियो नंबर 6। इसके पहले हमने 5 वीडियोस किए हैं जिन सारे वीडियोस को एक प्लेलिस्ट में रखकर उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से पीछे के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर ये प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुका है, अगर ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो सारे वीडियोस के लिंक वहां पर आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से देख लें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में जो टॉपिक हमें पढ़ना है इस वीडियो में, उस टॉपिक का नाम है टॉपिक नंबर 3, द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 टू 1848। तो इसका सीधा मतलब ये है कि 1830 से लेकर 1848 के बीच में जो घटनाएं हुई यूरोप में, उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर शुरुआत किया गया है एज कंजर्वेटिव रेजिम ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर। तो इसके पीछे आपने देखा कि 1815 के वार के बाद 1815 के बाद जब नेपोलियन का अंत हो गया, उसकी जो फ्रांस है वो कमज़ोर हो गया। उसके बाद जो कंजर्वेटिव्स थे, कंजर्वेटिव का मतलब आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, यानी कि वैसे लोग जो कि पुरानी संस्थाओं को बचाना चाहते थे, पुराने रीति रिवाज को बचा कर रखना चाहते थे, यानी कि पुराने मोनार्की को रखना चाहते थे और इस तरह की संस्थाएं को बचा कर रखना चाहते थे, वो कंजर्वेटिव हुए। तो जैसे जैसे कंजर्वेटिव लोग जो थे वो अपनी ताकत को बढ़ा रहे थे, अपने पावर को बढ़ा रहे थे, उसी के साथ साथ जो लिबरलिज्म थी और नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई, और उसको लोग जो रिवॉल्यूशन है उसके साथ जोड़कर देखने लगे। जैसे कि आपका यूरोप के दूसरे हिस्सों में, जैसे कि इटली में जर्मन स्टेट्स जो थे, जैसे कि प्रसा, ये सब बहुत सारे हिस्सों में डिवाइडेड था वो। और ऑटोमन एम्पायर के बहुत सारे हिस्सों में, जैसे कि आपका ग्रीस हो गया, उसके अलावा आयरलैंड में और पोलैंड में, इन सभी जगहों पर लोग नेशनलिज्म को और लिबरलिज्म को रिवॉल्यूशन के साथ जोड़कर देखने लगे। और ये जो रिवॉल्यूशंस हो रहे थे, यानी कि जो लोग लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को लेकर रिवॉल्यूशन कर रहे थे, उसको जनरली लेड कर रहे थे जो लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे, और ये जनरली बिलोंग करते थे एजुकेटेड मिडिल क्लास से। और इसमें से ज़्यादातर लोग थे आपके प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे, और कॉमर्शियल मिडिल क्लास के लोग थे, यानी कि जो व्यापार करने वाले लोग थे, वैसे लोग। तो इसका रीज़न ये था कि ये सभी लोग जो थे, ये इनका एजुकेशन काफ़ी अच्छा था, ये सोसाइटी के बारे में जान रहे थे, दूसरे देशों के में क्या घटनाएं हो रही हैं, इन सभी चीज़ों को जान रहे थे। तो इस वजह से इनका झुकाव जो था वो लिबरल आइडियोलॉजी की तरफ और नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी की तरफ काफ़ी ज़्यादा था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला जो विद्रोह हुआ, फर्स्ट अपहेवल, वो हुआ आपका फ्रांस में जुलाई 1830 में। तो देख सकते हैं 1815 में आपका कंजर्वेटिव पावर बढ़ना शुरू हुआ, और उसके बाद 1830 में आपका पहला विद्रोह हुआ लिबरल नेशनलिस्ट लोगों द्वारा। तो देखिए, जो बर्बन डायनेस्टी थी, बर्बन किंग्स, जिन्हें कि रिमूव कर दिया गया था 1789 के फ्रांस के विद्रोह में, जो बर्बन किंग्स को रिमूव कर दिया गया था, उन्हें फिर से वापस लाया गया था 1815 में। किसके द्वारा? कंजर्वेटिव लोगों के द्वारा। और इस 1830 के विद्रोह में, यानी 1830 के विद्रोह में, उन्हें फिर से राजगद्दी से उखाड़कर फेंक दिया गया, यानी कि उनके पावर को ख़त्म कर दिया गया। और जो द बर्बन किंग्स हु हैव बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815, यानी 1815 के बाद जिन्हें वापस लाया गया था, और इन्हें फिर से ओवरथ्रो कर दिया गया लिबरल रिवॉल्यूशनरीज द्वारा, जिन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई और जिसका हेड बनाया लुई फिलिप को। कौन व्यक्ति हेड बना? लुई फिलिप एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हेड बना। तो देखिए, ड्यूक मेटरनिक, उसका कहना था कि देखिए, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी के पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है, उसे ठंड लग जाता है। तो इसके बाद द जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रसेल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। तो यहाँ पर कौन सी जुलाई रिवॉल्यूशन की बात हो रही है? तो यहाँ ऊपर जो हम जुलाई रिवॉल्यूशन बात करें फ्रांस में, बिल्कुल वही जुलाई रिवॉल्यूशन यहाँ पर भी बात हो रही है। तो देखिए, जिस समय में फ्रांस में 1830 के जुलाई में रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, उसी समय में आपके ब्रसेल्स में भी रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। और इस रिवॉल्यूशन का नतीजा ये हुआ कि जो बेल्जियम है वो यूनाइटेड किंगडम
किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया, वो एक स्वतंत्र मुल्क हम कह सकते हैं बन गया। इसके बाद An event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was Greek War of Independence। तो देखिए, आप तो जानते ही होंगे, ऊपर आपने पढ़ा होगा कि यूरोप में या फिर दुनिया के किसी भी वर्ल्ड में 1800 अगर ईस्वी की हम बात करें या फिर लगभग इस समय से या फिर उस समय से पहले, तो उस समय में जितने भी देश होते थे वहाँ पर देशभक्ति की भावना नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। तो राष्ट्र कैसे बनते थे यह आपको पता होगा कि कोई राजा आया, उसने एक सीमित इलाके में कब्जा किया और वो एक देश बन गया। उसने आगे चलकर इतने बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया तो ये पूरा एक देश बन गया। फिर उसने एक बड़ा इलाके पर कब्जा किया तो वो पूरा देश बन गया। तो इस तरह से देश बनते थे। और तो आप सोच सकते हैं कि लोगों के बीच में देशभक्ति की भावना कहाँ से आएगी। तो लेकिन एक इवेंट था जिसने लोगों के बीच में देशभक्ति की भावना को जगाने में काफ़ी ज़्यादा मदद किया, यानी नेशनलिस्ट फीलिंग को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा मदद किया, और वो था ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस तो आप जानते ही होंगे कि वो यूरोप का एक देश है। तो देखिए, ग्रीस जो है वो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था 15वीं सेंचुरी से, यानी 15वीं सदी से ही वो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। और The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off struggle for independence among the Greek which began in 1821। तो यहाँ पर बात यह है कि जो रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म की बात हो रही थी आपकी पूरे यूरोप में, तो उससे ग्रीस भी कहीं अछूता नहीं था। वो भले ही दूसरे एम्पायर में आता था, लेकिन वहाँ के लोगों को भी इन चीज़ों के बारे में पता चल रही थी और वो भी उनके अंदर भी नेशनलिस्ट भावनाएं आ रही थी कि हमें अब आज़ाद होना चाहिए, हम खुद एक नया देश बनाएंगे, हमारा खुद का एक देश होना चाहिए, हमें दूसरे एम्पायर के अंदर में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इंडिपेंडेंस की भावनाएं लोगों में आई और स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस शुरू हुआ। और ये शुरू हुआ आपका 1821 में। 1821 में स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस शुरू हुआ आपका ग्रीस में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 1821 नेशनलिस्ट, ग्रीस में जो नेशनलिस्ट लोग थे, यानी जो विद्रोह कर रहे थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला वैसे ग्रीक से जो कि एग्जाइल में रह रहे थे, यानी कि जिन्हें ग्रीस से निकाल दिया गया था, बाहर खदेड़ दिया गया था, वैसे लोगों से भी, और यूरोपियंस, बहुत सारे वेस्ट यूरोपियन से भी, जो कि ग्रीस कल्चर के साथ सिंपैथीज रखते थे, यानी कि ग्रीस कल्चर को अपना कल्चर मानते थे और यूरोप का एक हिस्सा मांगते थे। इसके अलावा पोएट्स एंड आर्टिस्ट लॉर्डेड ग्रीस एज अ क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर। तो देखिए, जितने भी पोएट्स थे और आर्टिस्ट थे, उन्होंने ग्रीस को यूरोपियन सिविलाइजेशन का पालना समझा और उन्होंने पब्लिक ओपिनियन बनाने में जुट गए ताकि ग्रीस के लिए पब्लिक ओपिनियन बनाया जाए, ग्रीस के लिए समर्थन जुटाया जाए जो कि एक मुस्लिम एम्पायर के अंदर में आता है। तो वे लोगों में भावना जगाना चाहते थे कि देखो यार, ऐसा है कि एक मुस्लिम एम्पायर है, उसके अंदर में क्रिश्चियन रीजन आ रहा है, तो उसे किसी तरीके से हमें आज़ाद कराना है। तो इस तरह की भावना वो लोगों में लाने की कोशिश कर रहे थे। तो एक इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा संख्या में फंड्स जुटाए इस ग्रीस के इंडिपेंडेंस के लिए, और बाद में वो युद्ध में चले भी गए। युद्ध मतलब वार वाले युद्ध नहीं, इंडिपेंडेंस के लिए जो वार चल रहा था वैसा युद्ध में, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई 1824 में फीवर की वजह से। तो देखिए, फाइनली एक ट्रीटी हुआ जिसके मद्देनज़र, जिसको ध्यान में रखते हुए 1832 में ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा दे दिया गया और इसका नाम है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं कि क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो इसी में हमारा 3.1 टॉपिक है जिसका नाम है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। The development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansion। तो देखिए, नेशनलिज्म यानी देशभक्ति की भावना ऐसा नहीं है कि सिर्फ युद्ध की वजह से आई या फिर टेरिटोरियल एक्सपेंशन की वजह से आई। उसमें कल्चर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया ताकि एक नेशन का आइडिया क्रिएट किया जा सके, जिसमें कि आपका आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, ये सभी चीज़ें आती हैं। इन्होंने नेशनलिस्ट फीलिंग को ग्रो करने में हेल्प किया और उसे लोगों के अंदर जो भावनाएं थी उसे सामने लाने में भी मदद किया। तो अगर हम रोमांटिसिज्म की बात करें तो एक कल्चरल मूवमेंट
ये एक तरह का कल्चरल मूवमेंट था जिसका पूरा क्या कहते हैं फोकस था एक पार्टिकुलर तरह के नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को क्रिएट करना, लोगों में एक पार्टिकुलर तरह के नेशनलिस्ट भावनाओं को क्रिएट करना। तो जितने भी रोमांटिक आर्टिस्ट थे और पोइट्स थे, उन्होंने वे जनरली क्रिटिसाइज करते थे ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस, यानी तर्क वितर्क की जो बातचीत है कि हर चीज़ तर्क से होना चाहिए या फिर हर साइंस सबसे बड़ा है। तो इस तरह की बातों को वो तवज्जो नहीं देते थे और वो चाहते थे कि देश के निर्माण में मैं इसको नीचे कर देता हूँ तब आप देख पाएंगे। वो फोकस करते थे इमोशंस के ऊपर, यानी वो चाहते थे कि देश के निर्माण में नेशनलिस्ट फीलिंग में इमोशंस को वैल्यू दिया जाए, इंट्यूशंस को वैल्यू दिया जाए और मिस्टिकल फीलिंग्स को वैल्यू दिया जाए। और उनका एफर्ट ये था कि वो लोगों में एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज का सेंस ला सके, भावना ला सके, कॉमन कल्चरल पास्ट का एक भावना ला सके और इन सभी चीज़ों को एक देश बनाने का बेसिस बनाया जाए। यानी कि देखिए, हम जितने भी इस रीजन में रहने वाले लोग हैं, हमारा इतिहास एक है, हमारा जो कल्चर है वो एक है, हमारा हेरिटेज एक है, तो इसलिए हमें एक देश के अंदर होना चाहिए। तो इस तरह की भावनाएं वो क्रिएट करना चाहते थे। तो दूसरे जो रोमांटिक लोग थे, मेरा मतलब है रोमांटिक पोएट्स थे या फिर आर्टिस्ट थे, जैसे कि जर्मन फिलोसफर जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, या ये 1744 से 1803 तक रहे थे। उनका वो क्लेम करते थे कि देखिए, जो रियलिटी में जो जर्मन कल्चर है वो लोगों के बीच में से आना चाहिए। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, फोक डांसेस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वाज पॉपुलराइज्ड। तो इस तरह की बातें पॉपुलर की गई कि देखिए, जो फोक सॉन्ग्स है, फोक पोएट्री है, फोक डांसेज हैं, तो ये एक तरह का ट्रू स्पिरिट है नेशन का। तो इस तरह की भावना लोगों में पॉपुलराइज की गई। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वाज एसेंशियल टू प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो इस तरह के चीज़ों को कलेक्ट करना, उसे रिकॉर्ड करना, लोगों में पहुंचाना, एक तरह का नेशन बिल्डिंग हम कह सकते हैं, या फिर देशभक्ति भावना निर्माण करने में इसने काफ़ी ज़्यादा मदद किया। तो अब आगे बढ़ते हैं। The emphasis on the vernacular language and collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate। तो देखिए, सबसे बड़ा बात यहाँ ये है कि देखिए, वर्नाकुलर लैंग्वेज जो है या फिर कलेक्शन ऑफ लोकल फोक, उसका सिर्फ रीज़न ये नहीं था कि लोगों में एंशिएंट जो नेशनल स्पिरिट है, कॉमन कल्चर की भावना को लाया जाए। उसका रीज़न ये भी था कि देखिए, जो नया जो नेशनलिस्ट मैसेज वो देना चाहते हैं लोग, लोगों के बीच में जो रिवॉल्यूशनरीज देना चाहते हैं, वो भी लोगों तक पहुंचाया जाए, वैसे लोगों तक जो कि मोस्टली जिनमें से ज़्यादातर लोग इलिटरेट हैं, यानी अनपढ़ हैं, जो कि एजुकेशन के बारे में या फिर इन चीज़ों के बारे में उतना नहीं जानते हैं। दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड। पोलैंड के केस में ये ज़्यादा लागू होता है। उसका रीज़न ये है कि देखिए, पोलैंड जब 1815 में जो पावर्स थे, ग्रेट पावर्स, रशिया, प्रसा और ऑस्ट्रिया, ये जब यूरोप का क्या कहते हैं हम डील कर रहे थे यूरोप के बारे में नेपोलियन को हराने के बाद, तो उस समय में पोलैंड को उन्होंने कई हिस्सों में विभाजित कर दिया था और कुछ हिस्सा रसिया ने रख लिया, कुछ हिस्सा आज़ाद रह गया, कुछ हिस्सा दूसरे देश के पास आ गया, इस तरह से। तो लेकिन बात यहाँ है कि पोलैंड ऐसा था कि पोलैंड नाम की कोई देश उस समय थी ही नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंट कोई टेरिटरी थी ही नहीं, लेकिन नेशनल फीलिंग्स को अलाइव रखा गया, जिंदा रखा गया, सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक और लैंग्वेज की मदद से। कैरोल करपिंस्की फॉर एग्जांपल, ये कौन थे ये देखते हैं। ये शायद एक आर्टिस्ट थे जो कि ओपेराज करते थे, म्यूज़िक करते थे। ये सेलिब्रेट करते थे नेशनल स्ट्रगल को अपने ओपेराज की मदद से, म्यूज़िक की मदद से, और इन्होंने फोक डांसेस जैसे कि पेलोनेज, मेजुरिका, और इन्हें नेशनल सिंबल्स के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। तो अब मैं इसे नीचे सरका देता हूँ। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। तो देखिए, लैंग्वेज जो है उसने भी देशभक्ति की भावना को क्रिएट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। उसका एक एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि देखिए, जब पोलैंड को कब्जा किया गया, कई हिस्सों में विभाजित किया गया, तो जो हिस्सा रसिया के अंडर में आया, तो उस समय में
रसिया जो पॉलिश लैंग्वेज था उसे स्कूलों से बंद कर दिया गया, यानी हटा दिया गया, और वहाँ पर रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया, यानी वहाँ पर सिर्फ रशियन पढ़ाई होगा, रशियन वहाँ पर लोगों को सिखाया जाएगा, रशियन में लोग बात कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो 1831 में एक आर्म्ड रिवेलियन हुआ रशियंस के खिलाफ। In 1831, an armed rebellion against Russian rule took place where which was ultimately crushed। तो 1831 में एक आर्म्ड रिवेलियन हुआ रशियन रूल के खिलाफ, जिसे कि बाद में क्रश कर दिया गया। इसको फॉलो करते हुए बहुत सारे मेंबर्स, क्लर्की के जो मेंबर्स थे पोलैंड में, उन्होंने लैंग्वेज को यूज़ करना शुरू कर दिया एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस, यानी विरोध के रूप में लैंग्वेज को यूज़ करना शुरू कर दिया। Polish was used for church gathering and all religious instructions। तो देखिए पॉलिश को यूज़ किया जाने लगा चर्च गैदरिंग में, और जितने भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होते थे उसके लिए। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट बाइशप्स वेयर पुट इन जेल और सेंट टू सिबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन। तो देखिए इसका रिजल्ट ये हुआ कि ज़्यादातर जो प्रीस्ट थे या फिर बिशप्स थे, उन्हें जेल में या तो डाल दिया गया या फिर उन्हें साइबेरिया भेज दिया गया रशियन अथॉरिटीज़ द्वारा एज अ पनिशमेंट, क्योंकि उन्होंने रशियन लैंग्वेज में प्रीच करने से मना कर दिया था। और द यूज़ ऑफ पॉलिश केम टू सीन एज सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। तो देखिए पॉलिश को यूज़ करना एक विद्रोह के रूप में देखा जाने लगा, या फिर एक तरह का सिंबल बन गया कि देखिए अगर मैं पॉलिश लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ तो मैं रशियन का विरोध करता हूँ। तो इस तरह की भावना लोगों में आ गई, और विद्रोह को अपना दिखाने के लिए, अपने विरोध को दिखाने के लिए वो पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ करने लगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसी चैप्टर के अंदर, वो है 3.2। 3.2 टॉपिक है हमारा हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो यहाँ देखिए पहला तो हमारा शुरू होता है, द 1830s वेयर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। 1830s में यूरोप में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक सेपरेशन था, यानी इकोनॉमिक हार्डशिप थी वहाँ पे। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century saw an enormous increase in population all over the Europe। 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, यानी 1800 से 1850 के बीच में यूरोप में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इन मोस्ट कंट्रीज़ देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। ज़्यादातर कंट्रीज़ में जॉब के मुकाबले कहीं गुना ज़्यादा लोग मौजूद थे। जो रूरल एरियाज़ थे वहाँ से लोग माइग्रेट कर रहे थे सिटीज़ में, जहाँ पर उन्हें रहना पड़ रहा था ओवर क्राउडेड स्लम्स में। जितने भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे शहरों में, यानी कि जो फैक्ट्रीज चलाते थे या इस तरह के कामों में इन्वॉल्व थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, जो कि चीज़ें इंपोर्ट हो रही थी इंग्लैंड से, क्योंकि इंग्लैंड में उस समय में आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सस्ती बन रही थी इस वजह से। तो देखिए दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन विच वाज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप एंड वाज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड। तो देखिए इस चीज़ को स्पेशली आप देख सकते हैं टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, क्योंकि टेक्सटाइल प्रोडक्शन जो था वो इंग्लैंड में आपका हो रहा था मशीनों के द्वारा, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की मदद से। लेकिन अगर हम बाकी के यूरोप की बात करें तो वहाँ पर लोग अपने घरों में या फिर स्मॉल वर्कशॉप में टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करते थे। इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी इज स्टिल इंजॉयड पावर्स, पेजेंट स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस, द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। तो देखिए इसको मैं समझा देता हूँ। तो देखिए पार्टली मैग्नाइज्ड, तो वैसे रीजन्स में यूरोप के जहाँ पर एरिस्टोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा ताकत में थी, वहाँ पर पेजेंट्स जो थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल पड़ रहा था, काफ़ी ज़्यादा उन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा था, क्योंकि उनके ऊपर फ्यूडल ड्यूज़ का काफ़ी ज़्यादा बर्डन था और इसके अलावा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेशंस भी थे। इसके अलावा अगर फूड प्राइसेस राइज होते थे तो जो लेबर ग्रुप था उन्हें सफ़र करना पड़ता था, और अगर बैड हार्वेस्ट होता था तो उस रीज़न की वजह से जो किसान थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते थे और वो प्राइस को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता था। तो इस वजह से टाउन और कंट्री में इन रीजन्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं।
द ईयर ऑफ 1848 वाज वन सच ईयर। तो देखिए 1848 इस तरह का ही ईयर था, जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया कि या तो वहाँ पर प्राइसेस राइज हुए होंगे या फिर वहाँ पर प्रोडक्शन ही कम हुआ होगा। तो इस वजह से फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्राउट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। तो फूड शॉर्टेज की वजह से और वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पेरिस के जो पॉपुलेशन है, यानी पेरिस की जो जनता है वो रोड्स पर आ गई, और इस वजह से जनता ने, यानी कि भीड़ ने बैरिकेड्स को तोड़ दिया, और लुई फिलिप जो था, यानी जिसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हेड बनाया गया था, उसे भागने पर मजबूर होना पड़ा। और अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं। इमेज है पेजेंट्स अपराइजिंग 1848 का इमेज। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद नेशनल असेंबली proclaimed a republic, granted suffrage to all adult males above 21 and guaranteed the right to work. National workshops to provide unemployment were set up. तो देखिए इस चीज़ की वजह से, यानी कि जो लुई फिलिप था उसके भागने के बाद एक नेशनल असेंबली बैठी जिसने फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया, और जितने भी एडल्ट मेल्स थे 21 ईयर्स के एज के ऊपर, उन सभी को यूनिवर्सल सफरेज दिया गया, यानी कि 21 साल से ऊपर जो होगा सभी को वोट देने का अधिकार होगा। और इसके साथ ही उन्हें राइट टू वर्क का अधिकार दिया गया, और इसके अलावा नेशनल वर्कशॉप्स खोले गए ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। और इसके पहले 1845 में, अर्लियर इन 1845, तो देखिए वीवर्स जो थे सिलिसिया में, उन्होंने एक रिवोल्ट किया था अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ, यानी जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके खिलाफ विद्रोह किया था, जो कि उन्हें सप्लाई करते थे रॉ मटेरियल और उन्हें ऑर्डर देते थे फिनिश टेक्सटाइल, यानी कि ऑर्डर देते थे टेक्सटाइल्स के वर्क को फिनिश करने के लिए। लेकिन उन्होंने उनके पेमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया था, यानी कि उनके वर्क के लिए जो पैसा मिलना चाहिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया था। इसके खिलाफ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विद्रोह किया था। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक लिखा गया था, पेपर में, अखबार में छपा था, तो मैं इस चीज़ को नहीं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर टॉपिक नंबर है 3.3 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो गया है, करीब 22 मिनट का ये वीडियो हो गया है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।